ये वाली जो ट्रिक अपनाओगे ना कि आपने ये लिखना है कि आपकी क्षमता प्रदर्शित करने वाले दस्तावेज, ये डॉक्यूमेंट भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर यहाँ पर बता दूं, 2 ईयर इनकम टैक्स रिटर्न विद कंप्यूटेशन चार्ट। भाई यहाँ पर बहुत बड़ा कंफ्यूज, आप ऑफर लेटर लगा सकते हो, आप अपनी एम्प्लॉय आईडी लगा सकते हो, राइट ए डिटेल्ड कवर लेटर एड्रेसिंग द पर्पज ऑफ योर ट्रिप। तो भाई कवर लेटर और ट्रेवल आइटनरी ये दो ऐसी चीज हैं जो कभी भी आप कॉपी पेस्ट मत करना। गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो भाइयों यार, सबसे पहले तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये मैं हर वीडियो में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे पता है भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, जो नए भाई आते हैं। तो मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको पता है मैं आप लोगों के लिए देखो भाई अच्छी अच्छी वीडियो रिसर्च करके लेके आता हूँ, किस कंट्री में क्या चल रहा है। मेरा इतना गारंटी है कि जो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसका फ़ायदा ही होगा। और आगे आने वाले दिनों में मैं एक आप लोगों के लिए एक ना गिव अवे लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं 5 लोगों के फ्री में वीज़ा डालूंगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि एक तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और एक ये जो मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है इसको भी फॉलो कर लो, और इस वाले अकाउंट को भी फॉलो कर लो, ठीक है भाई। तो पार्ट 2 ये बना रहा हूँ मैं। आपको पता होगा किसी भाई ने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो ये मैं आई बटन में इधर इसका लिंक डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर देख लेना। तो भाई हम लोग साथ की साथ वीडियो भी इधर स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चलाएंगे। आपको मैं गारंटी करता हूँ ये वीडियो अगर किसी भाई ने पूरा देख लिया और उस बंदे को पूरी स्टोरी समझ आ गई कि आईटीआर कितनी भरते हैं और कितना बैंक बैलेंस होना चाहिए, किस प्रकार की प्रोफाइल होनी चाहिए, कवर लेटर कैसा होना चाहिए, वो बंदा कभी भी मात नहीं खाएगा, उसका रिफ्यूजल नहीं आएगा। बहुत रेयर चांस है कि आपका रिफ्यूजल आ जाएगा अगर आप लोग प्रोफाइल को समझकर वीज़ा डालोगे। मेरा कहने का मतलब है आपको अपनी प्रोफाइल को समझने में 2 से 3 दिन लेने हैं। हर चीज़ पर आपको गौर करनी है भाई। आईटीआर को आपको सारा देखना है, कंप्यूटेशन चार्ट देखना है, बैंक स्टेटमेंट देखनी है, आप अपनी टर्नओवर देखो। ऐसे गूंगे की तरह वीज़ा मत डालो यार भाइयों। मैं देख रहा हूँ भाई कुछ लोग तो इतनी तकड़ी तकड़ी गलतियां कर रहे हैं ना। वो आईटीआर कैसे भरते हैं भाई, पंजाब और हरियाणा में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे से बात करते हैं ना, जब जो जैसे मेरे को आपको पता है मेरी 200 रुपये बात करने की फीस है। तो जब मैं उनकी फाइल डिस्कस करता हूं, तो जब मैं पूछता हूं ना कि भाई आपकी आईटीआर कितने की है, तो बोलते हैं कि भाई 1 मिनट रुको, हम आपको देख के बताते हैं। भाई यार आप वीज़ा डालने जा रहे हो, आपको आईटीआर अपनी तोते की तरह मुंह जुबानी याद होनी चाहिए। मेरे को मेरी पिछले 5 साल तक की आईटीआर याद है कि मैंने 2017 में कितनी भरी थी। पहली आईटीआर मैंने 2017 में फाइल करी थी, क्योंकि मेरे को घूमने का शौक शुरू से ही रहा है भाई। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट में भी लिखते हैं कि भाई ये कोई कंट्री नहीं ट्रैवल किया। तो भाई मैं उन लोगों को बता दूं मैं 18 कंट्री ट्रैवल्ड हूँ, और मेरी सारी वीडियो एक इस चैनल पे पड़ी है। पहले मैं व्लॉग बनाता था, ये तो मैंने अभी शुरू किया है भाई, जब से मेरा ऑस्ट्रेलिया, यूके और स्विट्जरलैंड का वीज़ा आया था ना। आपको मैं बता दूं मैंने मजाक मजाक में वीडियो डाला था, मेरे यूके का वीज़ा आया था, बैक टू बैक मेरा स्विट्जरलैंड का वीज़ा आया था, फिर मेरा ऑस्ट्रेलिया वीज़ा आया था। तो मैंने ऐसे ही वीडियो बना दिया और सारा कुछ सही चलने लग गया भाई। अगर ईमानदारी से अच्छी नॉलेज दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हो कि भाई आप यहाँ पर गलत हो, ठीक है। इतने लोगों के वीज़े करा चुका हूँ। देखो भाई ऑस्ट्रेलिया के वीज़े आए हैं, 3 वीज़े आए हैं मेरे पिछले 4 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। 5 कनाडा की पीपीआर रिक्वेस्टें आई हैं मेरे, डेली कनाडा की पीपीआर रिक्वेस्टें आती हैं भाई। मैं आपको पता ही है मैं ऐसी प्रोफाइल पर वीज़ा डालता हूँ जो आने के लायक होती हैं, ठीक है। अगर मैं दिन में 40 से 50 बच्चों से बात करता हूँ, बच्चे बोल रहा हूँ यहाँ पर भाई सॉरी, 40 से 50 मेरे भाइयों से बात करता हूँ, तो उनमें से मैं 5-6, 4-5 ही बंदे उठाता हूँ जो अच्छे अच्छे होते हैं, ठीक है भाई। तो भाई आज का जो वीडियो है मैंने आप लोगों के लिए ना भाई रिसर्च करी गूगल पर सारा दिन। मैंने आपके लिए 10 डॉक्यूमेंट बोल लो, 10 पॉइंट बोल लो। आगे आने वाले इसके बाद जो वीडियो आएंगे उसमें मैं आपको अपनी फाइल इंप्रूव करने की भी ट्रिक बताऊंगा। वो भी मैं डॉक्यूमेंट बताऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट या आपको क्या करना है जिससे आपकी प्रोफाइल इंप्रूव हो जाए और आपका वीज़ा आ जाए। ये तो मैं आपको डॉक्यूमेंट की एक चेकलिस्ट बता रहा हूँ, उन डॉक्यूमेंट को समझने का एक तरीका बता रहा हूँ भाई। जहाँ मेरे से गलती हो जाए मुझे बता देना। बाकी भाई मैंने इतनी रिसर्च कर रखी है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ भाई। यहाँ पर मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहा हूँ, लेकिन भाई देखो मैं सारा सारा दिन आप लोगों के लिए ना रिसर्च करता रहता हूँ। पहले सुबह उठकर मैं जितने भी एम्बेसी के जितने भी पेज होते हैं जो क्या बोलते हैं जो अपडेट होते हैं वो चेक करता हूँ, ठीक है।
तो भाई वीडियो हम लोग लंबा नहीं करेंगे, मैं साथ के साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर लूँगा। और आज का ये वीडियो है, हम लोग बात करेंगे कि जो डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट होती है उनमें से कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो वो कैसे समझने हैं, वो बारीकी से आपको समझ रहे हैं, विद डिस्क्रिप्शन मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूं, मैं पासपोर्ट को, आधार कार्ड को, पासपोर्ट साइज फ़ोटो को, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को डॉक्यूमेंट नहीं मानूंगा, ठीक है। ये आप खुद समझदार हैं कि फैमिली के डॉक्यूमेंट लगते हैं, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगता है, आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड लगता है, पासपोर्ट लगता है, ठीक है। तो हम इसको डॉक्यूमेंट नहीं मानेंगे। तो भाई मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर लेता हूँ। तो भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो भाई पहला जो डॉक्यूमेंट है हमारा वो है बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट। मैं साथ के साथ स्क्रीन पे भी दिखाता जाऊंगा। देखो भाई, जो भाई बिजनेस करते हैं उनके लिए बिजनेस का रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, रजिस्ट्रेशन आप छोटे बिजनेस से लेकर अगर बड़ा बिजनेस है तो कितने प्रकार के रजिस्ट्रेशन होते हैं, इसका कोई भी दायरा नहीं है। अलग अलग प्रकार के बड़े से बड़े रजिस्ट्रेशन है भाई। लेकिन अगर आप 6 लाख 5 लाख से छोटे व्यापारी हो तो आप MSME जिसको बोलते हैं, उद्योग आधार, आप लोग गूगल भी कर सकते हो, MSME या उद्योग आधार क्या होता है वो ले सकते हो। बिजनेस रजिस्ट्रेशन जो होता है वो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग ज़रूरी होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, कुछ बंदों के ना बिजनेस तो बहुत बड़ा होता है लेकिन वो MSME लेकर बैठे होते हैं, ये गलती आपको नहीं करनी है। मैं आपको बता दूं, बिजनेस MSME छोटे बिजनेसमैन के लिए होता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये होता है शॉप एक्ट। ये आपका कैसा भी बिजनेस है, चाहे बड़ा है चाहे मीडिएटर है, शॉप एक्ट आप जरूर बनाओ। ये लेबर डिपार्टमेंट से बनता है और लेबर डिपार्टमेंट का भी ट्रेड लाइसेंस ले सकते हो, GST ले सकते हो। जैसे मैं आपको स्क्रीन पर बता दूं भाई, इन्होंने लिखा है कॉपी ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, लाइसेंस और परमिट्स। आगे ना बात, आप लाइसेंस ले सकते हो, परमिट्स ले सकते हो। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको लाइसेंस लेने पड़ते हैं। जैसे भाई मैं हूँ, ठीक है, अब मेरा ये कंसल्टेंसी वाला बिजनेस है तो मैंने भाई 3 प्रकार के लाइसेंस ले रखे हैं, ठीक है। तो भाई आपको अपना बिजनेस समझना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको भी लाइसेंस या बिजनेस लेना होगा। सो भाई यहाँ पर लिखा है, इफ़ यू आर ए बिजनेस ऑनर और सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेशन प्रूविंग दी एग्जिस्टेंस एंड लीगलिटी ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। मतलब सिंपल सा फंडा है कि अगर आप एक बिजनेस ऑनर हो तो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग जो भी आपका लाइसेंस है, परमिट है, वो आप लोग लगाओ या वो आप लोग ले सकते हो, ठीक है। आगे भाई लिखा है, इसी का पॉइंट है कि अगर कोई बंदा बिजनेसमैन नहीं है, अगर वो सैलरी पर्सन है तो भाई उसके लिए अलग है। कॉपी ऑफ रिसेंट सैलरी स्लिप, ये देख लो भाई, कॉपी ऑफ रिसेंट सैलरी स्लिप, एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन लेटर। आप एम्प्लॉय लेटर लगा सकते हो, आप ऑफर लेटर लगा सकते हो, आप अपनी एम्प्लॉय ID लगा सकते हो, आप अपने कंपनी का लाइसेंस भी लगा सकते हो, आप अपना ज्वाइनिंग लेटर लगा सकते हो, सैलरी स्लिप भी लगा सकते हो। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में। और सैलरी स्लिप और 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट और ज्वाइनिंग लेटर और एम्प्लॉय ID, ये भी भाई मैंडेटरी है, ठीक है। इफ़ यू आर एन एम्प्लॉयड, सबमिट सैलरी स्लिप और लेटर फ्रॉम योर एम्प्लॉयर कन्फर्मिंग योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एंड इनकम, इसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट या ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है भाई। तो भाई नंबर 2 है, आप लोग देख सकते हो, 2 ईयर इनकम टैक्स रिटर्न विद कंपटीशन चार्ट। भाई यहाँ पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों में कि ITR कितनी होनी चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, देखो भाई ये दोनों में डिफरेंस है कि अगर कनाडा में तो अगर आपके पास ITR 5 लाख तक की है तो भी चल जाएगी, अगर 3 से 4 से नीचे की है तो भाई दिक्कत हो सकती है। भाई अगर आपकी ITR 5 लाख से 6 लाख के, और अगर आपकी ITR 6 लाख से 7 लाख के बीच की है तो भाई आप ऑस्ट्रेलिया और कनाडा वीज़ा इजीली ले जाओगे, ठीक है। मैंने एक पिछली वीडियो में भी बोला था कि कोशिश करना कि भाई 5 लाख से प्लस लेके जाओ, थोड़ा टैक्स भी भरना पड़े तो भर दो भाई। क्योंकि देखो भाई, एम्बेसी भी जब आपकी फाइल जांच करेगी ना तो उसके भी माइंड में जाएगा कि यार बंदे ने टैक्स भर रखा है ना, अपनी कंट्री को कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये मतलब जेन्युइन पर्सन है एक, ठीक है। क्योंकि अब देखो भाई, मैंने भी तो टैक्स भरा है, देखो भाई मैंने करीबन 1 लाख रुपए टैक्स भरा है, ठीक है। लेकिन मैंने कोई इस वीज़ा लेने के लिए नहीं भरा है। देखो भाई, अगर हम पैसा थोड़ा बहुत कमा रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम टैक्स के रूप में अपनी कंट्री को कंट्रीब्यूट करें।
इससे क्या होता है कि भाई, और मैं तो डोनेशन भी करता हूँ, अगर आप लोग भी डोनेशन करते हो ना तो उसकी इनवॉइस और रिसिप्ट लेके रखा करो। उसको आप अपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में एज ए एडिशनल डॉक्यूमेंट के अटैच करके उसको डालो, ठीक है। मैंने बहुत सारे छोटे मोटे चैरिटी करता रहता हूँ, कभी 2,000, कभी 5,000, कभी 10,000, ठीक है। हालांकि चैरिटी ऐसी चीज़ है जो ऐसे बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं सर आप लोगों को जस्ट वैसे ही बता रहा हूँ कि मैं भी जब वीज़ा लेता हूँ तो ये चीज़ अटैच करता हूँ, तो इसको आप अदरवाइज मत लेना कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो भाई 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न विद कंप्यूटेशन चार्ट। कुछ लोग क्या करते हैं, मैं जब उनसे आईटीआर मांगता हूं तो वो मुझे ओनली आईटीआर दे देते हैं, एक्नॉलेजमेंट वाली। भाई आईटीआर आपने कंप्यूटेशन चार्ट के साथ लगानी है, और कंप्यूटेशन चार्ट एक ऐसी चीज है जो आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच होना चाहिए। वो कैसे मैच होता है मैं आपको बता दूं। देखो भाई, अगर आपकी आपकी बैंक की जो स्टेटमेंट है उसमें तो भाई टर्नओवर बहुत बड़ी है, लेन देन बहुत तकड़ी हो रही है, आईटीआर आप भर रहे हो भाई 4 लाख की, 5 लाख की, तो एम्बेसी पकड़ लेती है। कंप्यूटेशन चार्ट वो चीज़ होता है जहां पर आप अपना टर्नओवर भी बता सकते हो, आप अपनी ग्रॉस इनकम भी बता सकते हो, और एक्चुअल में कंप्यूटेशन चार्ट इसी चीज़ के लिए होता है। एम्बेसी समझ सकती है, आपके खर्चे समझ सकती है। अब मैं, आप यहाँ थोड़ा वेट करो, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। अब ये देखो आप, अब यहाँ पर आप देख लो भाई, मैंने पूरा इसको यहाँ पर बताया कि भाई आप हमें टैक्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्टेबल इनकम। अब इमिग्रेशन अथॉरिटी टिपिकली लुक फॉर एविडेंस ऑफ स्टेबल एंड रेगुलर इनकम। दिस कुड बी फॉर एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस ओनरशिप, इन्वेस्टमेंट और अदर सोर्सेज। मतलब एम्बेसी ये चीज चेक करती है कि आप एक स्टेबल इनकम जनरेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। कर रहे हो तो वो इनकम आपको कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, ठीक है। अब आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि ये वाला जो चार्ट है ना, कंप्यूटेशन चार्ट नंबर 3 पे जो लिखा है कंप्यूटेशन चार्ट, इसमें आप देखो, द कंप्यूटेशन चार्ट अकम्पनिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न शुड प्रोवाइड ए क्लियर ब्रेकडाउन ऑफ योर इनकम डिडक्शन एंड टैक्सेबल अमाउंट फॉर ईच ईयर। अब आगे ना बात भाई, आपके 1 साल में, अब मैं इसको कॉपी करके आपको गूगल ट्रांसलेट करके दिखा देता हूँ, आपको बेटर समझ आ जाएगा। देखो भाई, आपके आयकर रिटर्न के साथ आने वाले गणना चार्ट में प्रत्येक वर्ष के लिए आपकी आय, कटौतियां और कर योग्य राशि का स्पष्ट विवरण होना चाहिए, ठीक है भाई। यहाँ पर ये भाई ये समझाना चाहता है कि आपकी जो कंप्यूटेशन चार्ट होता है उसके अंदर आपके खर्चे, कटौतियां, जिसको एक्सपेंस बोलते हैं, कि कहाँ सैलरी, लोगों को सैलरी कितनी दी, आपके बिल कितने आए, आपके और भी जितने खर्चे हैं उसके साथ अटैच कर सकते हो। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं, अब जैसे एक कोई बंदा है, वो 50,000 रुपये महीने के कमा रहा है, अब उसके अकॉर्डिंग उसकी इनकम कितनी बनी, 6 लाख रुपए। लेकिन अगर वो 6 लाख की आईटीआर भरेगा तो उसको टैक्स पड़ जाएगा 40-50 हज़ार रुपये, 28,000 रुपये, जितना भी है। वो क्या करता है, कंप्यूटेशन चार्ट के अंदर अपना 1 लाख रुपए खर्चा दिखा देता है, तो जो उसकी इनकम होती है वो 4,99,000 यानी कि 5 लाख से नीचे हो जाती है, तो वो टैक्स से बच जाता है। ये चीज होती है। अब यहाँ पर आप देखो, दी हेल्प्स इमिग्रेशन अथॉरिटी अंडरस्टैंड योर फाइनेंशियल सिचुएशन एंड असेस योर अबिलिटी टू अफोर्ड दी ट्रिप। मतलब एम्बेसी ये चीज चेक करती है कि आपके आईटीआर के अकॉर्डिंग कि आप कितना अर्न कर रहे हो और आप अपना किसी भी कंट्री में जा रहे हो उसका खर्चा आप उठा सकते हो या नहीं, ये चीज़ चेक करती है, ठीक है भाइयों। तो आईटीआर आप कोशिश करना कि आईटीआर हमेशा ही जितना ज़्यादा हो सके, वैसे तो मैं आपको बता दूं आईटीआर जितना ज़्यादा भी नहीं, मैं यहाँ पर भी थोड़ा अपने आप की करेक्ट करना चाहूँगा। आईटीआर हमेशा उतनी भरना जितनी वाकई में आप इनकम जनरेट कर रहे हो, ठीक है। अगर आपने आईटीआर ज़्यादा भर दी, फॉर एग्जाम्पल आपने आईटीआर भर दी 7 लाख की, मतलब आपने सोचा कि मुझे वीज़ा मिल जाएगा और मैं आईटीआर भर देता हूँ टैक्स वाली, लेकिन आपकी बैंक स्टेटमेंट अगर मैच ही नहीं करेगी आपकी, अगर आपकी लेन देन ही इतनी नहीं है, आपकी इनकम ही इतनी नहीं है, तो आप लोग टैक्स कैसे भरोगे। तो टैक्स भी भाई वही बंदा भर सकता है जिसकी वाकई में, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी जितनी इनकम है सही सही आप अपनी इनकम और उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स भरो, और कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स भरने की कोशिश करो। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, वो अपने सीए को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं भाई मेरी ना 5 लाख से नीचे नीचे की आईटीआर भर दो, मुझे टैक्स में जाना नहीं है,
और उनके जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो उससे मैच नहीं करती है। जब भी एम्बेसी ये चीज़ का, ऑस्ट्रेलिया ज़्यादातर ये चीज़ में रिफ्यूजल देता है कि आपके जो सरकमस्टांस हैं वो बिल्कुल चेंज है और आपकी इकोनॉमिकली आप पूरा लो हो, आप इंडिया में जो लिविंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप लोग उतना सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत बार होती है कि जब हम अपनी ITR अपनी इनकम के अकॉर्डिंग नहीं फील करते हैं, वहाँ बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं। ठीक है भाई, और अगर इसके बारे में आपको किसी को जानकारी चाहिए ITR के बारे में, तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हो। 200 रुपये मेरी फीस है बात करने की। ये मेरा QR कोड है, ये भी है, गूगल पे और फ़ोनपे का है। आपको 200 रुपये डालकर मेरे से आप अपना स्क्रीनशॉट भेज सकते हो इस वाले व्हाट्सअप नंबर पर, और ये लड़का आपको मेरे से बात करने की एक टाइमिंग दे देगा, उस टाइम पे आपको कॉल करना है। ठीक है, तो भाई अगला जो पॉइंट है वो है 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, तो भाई 6 मंथ की आपको बैंक स्टेटमेंट लगानी है। कुछ लोग क्या करते हैं 3 महीने की या 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगा देते हैं। कोशिश करो 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगाओ। और एक चीज़, बैंक स्टेटमेंट हमेशा आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज मेरा बिजनेस है, वो एक किराना स्टोर है, ठीक है, और मैं लेन देन कर रहा हूँ उसमें अंदर लाखों की, 50,000 की, 60,000 की, 70,000 की, ये गलती नहीं करनी है। बैंक स्टेटमेंट आपकी एक तो ITR के साथ मैच होनी चाहिए, एक आपके बिजनेस के साथ मैच होनी चाहिए। अगर आपका किराना स्टोर है तो आपके खाते के अंदर एंट्री कैसे आनी चाहिए? देखो, किराना स्टोर पे तो 100 रुपये वाला भी आएगा, 50 वाला भी आएगा, 500 वाला भी आएगा, 1000, 2000, 5000, ज़्यादा से ज़्यादा 15,000, बस। इससे ज़्यादा लेन देन मत करो। आप अपना बिजनेस का मॉडल समझो, ठीक है। और अगर आपका बिजनेस कोई ऐसा है, जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं एक वीज़ा कर रहा था, उस भाई का पेस्टिसाइड का बिजनेस है, मतलब खाद हो गई, स्प्रे हो गई, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लेन देन कर सकते हो, 5,000, 10,000, 15,000, ठीक है। तो आप मेरा बात समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और बैंक स्टेटमेंट कोशिश करना 6 मंथ की लगाना, उससे कम की स्टेटमेंट मत लगाना। और अगर आपने रिसेंटली कोई बड़ी ट्रांजैक्शन करी है, कोई 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, अगर आपने अपने अकाउंट से डाली है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो आप कवर लेटर के अंदर सिंपली बता दो कि मैंने मेरे ही एक अकाउंट में पड़े थे, उसको मैंने अपने अकाउंट में ऐड कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी आपने किसी और बंदे से इकट्ठी पेमेंट ली है, तो आप कवर लेटर के अंदर उस चीज़ का ब्यौरा दो कि भाई फलानी डेट को मेरे खाते में 2,70,000 रुपये इस चीज़ के आए हैं, इस चीज़ या मैंने इस बंदे को दे रखे थे, और अगर दे रखे थे तो उस दिन का भी स्क्रीनशॉट साथ में अटैच कर दो, ठीक है भाइयों। अगर आपके पास पैसा नहीं है और आपने सोचा कि मुझे वीज़ा डालना है, तो फिर उसका एक और इलाज है, आप अपने ही किसी फैमिली मेम्बर से 2.5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, जितना भी लेना चाहते हो आप बाई चेक के थ्रू ले लो, लेकिन उस कंडीशन में आपके वीज़ा के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। वो आप पे डिपेंड करता है कि जो वो पैसा आपने लिया है, चाहे अपने मम्मी से, फादर से, वाइफ से, उसको आप कवर लेटर में कैसे एक्सप्लेन करते हो, ठीक है भाइयों। तो भाई नंबर 5वां पॉइंट है कवर लेटर। देखो भाई, कवर लेटर मैं पीछे भी बता चुका हूँ कि कवर लेटर आपके वीज़े की रीढ़ की हड्डी होता है। मैं हमेशा मेरी हर वीडियो में बोलता हूँ कि कवर लेटर आपके वीज़े की रीढ़ की हड्डी होता है। कवर लेटर अगर आपने अच्छा बना लिया तो आप वीज़ा ले जाओगे। कवर लेटर भाई बहुत ही तकड़ी चीज़ है। कवर लेटर एम्बेसी ने क्यों जोड़ा है? कुछ भाई मैंने देखे हैं, कुछ एजेंट हो गए, कुछ बंदे हो गए, वो कवर लेटर नहीं ऐड करते हैं। कल मेरे पास एक कॉल आई थी, परसों कनाडा से एक बंदे की कॉल आई थी, उसने इंडिया में किसी से ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करवाया था और उसने बिना कवर लेटर के वीज़ा डाल दिया। भाई कवरिंग लेटर एम्बेसी ने क्यों जोड़ा है यार? कुछ रीज़न है तो ही जोड़ा है ना। कवर लेटर वो चीज़ है जिसमें आप एम्बेसी को जो चीज़ आप डॉक्यूमेंट में नहीं समझाना चाहते वो आप एक्सप्लेन करके समझाओ उनको। आप अपना पर्पज बताओ, आप अपना उसके अंदर आप अपने खर्चा बताओ भी कितना खर्चा करने वाले हो, और सेकेंडली आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बताओ, आप अपने वापस आने का रीज़न बताओ, आप अपनी फैमिली डिटेल बताओ, आप अपना इंट्रोडक्शन दो, आप अपनी इनकम के बारे में बताओ। मैं आपको बताता हूँ भाई, देखो ऐसा होता है कवर लेटर। अब हमारा जो कवर लेटर है वो ऐसा होता है 4 पेज का। बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई इतना बड़ा कवर लेटर, देखो भाई 4 पेज का इसलिए कवर लेटर है क्योंकि ये जब खुला खुला लिखते हैं तो 4 पेज पे आ जाता है, वैसे इससे 3 पेज का भी होता है। तो बड़ा कवर लेटर बनाने से मेरा मतलब नहीं है,
लेकिन मैंने इसमें एक एक चीज़ एम्बेसी को समझा दी, उसके सारे डाउट क्लियर कर दिए। और एक बनाने का भी एक तरीका होता है, ये एक शब्दों का जाल होता है, मतलब आप अपने शब्दों को कैसे यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, पर्पज के अंदर मुझे भी पता आप भी यही लिखोगे कि मैं घूमने जा रहा हूं, लेकिन मेरा तरीका अलग है। चीज़ तो मैं भी वही लिखूंगा कि मैं घूमने जा रहा हूं, लेकिन मेरा तरीका अलग है। मेरा तरीका ऐसा है कि एम्बेसी को कहते हैं ना, हिंदी में वो वर्ड है, मंत्र मुग्ध कर दूंगा मैं। मतलब एम्बेसी जब उसको पढ़ेगी वो और ही भावनाओं में बह जाएगी। मतलब ये सब आपको मैं बता दूं कि भाई मैंने अपने जितने भी वीज़े 2017 से मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी, मैंने किसी और के पासपोर्ट पे वीज़े नहीं डाले। सबसे पहले मैंने मेरे खुद के पासपोर्ट पे वीज़े डालकर, मैं खुद के पासपोर्ट पे एक्सपेरिमेंट करके आज यहाँ बैठा हूँ। और ये चीज़ें मैंने ना पर्सनली ये चीज़ें करके देखी हुई हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि भाई कवर लेटर के अंदर आपने कुछ ऐसा नहीं लिखना है जिससे मतलब एम्बेसी को लगे कि यार ये ना मतलब सब्जेक्ट से आउट हो गया है, ठीक है। मतलब उतना ही लिखना है, ना ज़्यादा आपको एम्बेसी को ये लगे कि बोरिंग भी नहीं फील कराना है, और एम्बेसी को लगे कि बंदा कुछ ना कुछ समझाना चाह रहा है, ठीक है भाइयों। तो भाई कवर लेटर और ट्रैवल आइटनरी ये दो ऐसी चीज़ हैं जो कभी भी आप कॉपी पेस्ट मत करना, और कोशिश करना कि अच्छे से अच्छे बना के एम्बेसी के सामने प्रेजेंट करो, ठीक है भाई। इसका भी डिस्क्रिप्शन इन्होंने दे रखा है, एक कवर लेटर एक्सप्लेनिंग द पर्पज ऑफ योर विजिट, आ गई ना बात, योर ट्रैवल प्लान्स एंड एनी अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। देखो भाई आगे लिखा है, राइट ए डिटेल्ड कवर लेटर एड्रेसिंग द पर्पज ऑफ योर ट्रिप, यू प्लान एक्टिविटी ऑस्ट्रेलिया एंड एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू योर वीज़ा एप्लीकेशन। देखो भाई आ गई ना बात, जो चीज़ मैंने बोली थी वही है भाई, देख लो। तो भाई नंबर 6 पर है प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल कैपेसिटी। अब प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है? देखो भाई ये कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी आप कैसे क्या कर सकते हो वो भी मैं बता दूं। आप अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी बताने के लिए, कैपेसिटी बताने के लिए आप एफडी अटैच कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड अटैच कर सकते हो, आप अपनी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन लगा सकते हो। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन वैसे एम्बेसी मतलब कोई मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है, बहुत सारी एम्बेसी को भी पता है कि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन फेक भी बन जाता है, लेकिन आप अपनी एफडी लगा सकते हो, आप अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगा सकते हो, और आप म्यूचुअल फंड लगा सकते हो, स्टॉक अगर आपने बाई कर रखे हैं उसकी भी आप लगा सकते हो। तो इससे क्या होगा, एम्बेसी को पता चलेगा आपकी मजबूती। और आप इसके साथ साथ आप अपनी कंपनी के पेपर भी लगा सकते हो कि भाई आपने कोई प्लॉट ले रखा हो या आपने किसी में कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा हो, ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है, इसमें भी आगे इन्होंने लिख रखा है डिस्क्रिप्शन में कि डॉक्यूमेंटेंस डिमोन्स्ट्रेट। मैं आपको एक काम करता हूँ, इसको पूरे को ही मैं यहाँ से उठाकर हिंदी ट्रांसलेट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। डॉक्यूमेंट डिमोन्स्ट्रेटिंग योर एबिलिटी टू फाइनेंशियली सपोर्ट योर सेल्फ ड्यूरिंग योर स्टे इन ऑस्ट्रेलिया सच एज बैंक स्टेटमेंट, पे स्लिप और ए लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप। ऑस्ट्रेलिया में आपके प्रवास के दौरान समय को आर्थिक रूप से समर्थन देने की आपकी क्षमता प्रदर्शित करने वाले दस्तावेज। यानी कि आप किसी भी कंट्री में, तो यहाँ मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए लिखा था तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया लिख दिया। वैसे एक चीज़ बता दूँ, इसमें आप कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट लगा सकते हो जो आपकी फाइनेंशियली यानी कि ये शो कर रहा हो। जैसे मान लो आपने कोई प्लॉट ले रखा हो, आपने कि कहीं इन्वेस्ट कर रखा हो, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रखा हो, ठीक है, और एफडी हो, म्यूचुअल फंड हो, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हो, ठीक है। और इसके साथ भाई अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है ट्रैवल आइटनरी। तो ट्रैवल आइटनरी बहुत बड़ा रोल अदा करती है। ट्रैवल आइटनरी आपने स्टेप बाय स्टेप बतानी है कि आप पहले दिन क्या करोगे, दूसरे दिन क्या करोगे, तीसरे दिन क्या करोगे। ऐसी ट्रैवल आइटनरी बनानी है जो एम्बेसी को ये भी ना लगे कि कॉपी पेस्ट है, और एम्बेसी को ये लगना चाहिए कि इस बंदे को उस कंट्री के बारे में बहुत तकड़ा नॉलेज है। ट्रैवल आइटनरी एक वो चीज़ होती है जिससे एम्बेसी को ये पता लगता है कि ये बंदे को नॉलेज कितना है उस कंट्री के बारे में, ठीक है भाई। तो सिंपली आप अपनी, मैं देसी भाषा में आपको ये बोलूँ कि ट्रैवल आइटनरी आप अपनी देसी भाषा में भी बना सकते हो कि आप पहले दिन कहाँ जाओगे। मैं आपको बताता हूँ कि ट्रैवल आइटनरी मैं कैसी बनाता हूँ और हमारे वीज़े ज़्यादा क्यों आते हैं। मैं ये चीज़ कभी शेयर नहीं करता। देखो आप ना ऐसे मैप वाला सीन लगा के ना, ये वाली जो ट्रिक अपनाओगे ना कि आपने ये लिखना है कि भैया
मैं एयरपोर्ट से ऐसे होटल जाऊंगा, ये आप लोग देख सकते हो। उसके बाद मैं होटल से ये मैप वाला ये सीन जरूर लगाना है। उसके बाद आप चाहो तो कोई और भी सीन लगा सकते हो, जिस जगह आप घूमने जा रहे हो उसकी फ़ोटो अटैच कर सकते हो। अगर आप होटल में चेक इन कर रहे हो तो होटल की फ़ोटो लगा सकते हो। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी बातें हैं, यही आपको वीज़ा लाने में हेल्प करती हैं। ठीक है भाइयों, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, प्रूफ ऑफ टाइज टू योर होम कंट्री। प्रूफ ऑफ टाइज टू योर होम कंट्री, ये डॉक्यूमेंट भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर यहाँ पर बता दूँ, प्रूफ ऑफ टाइज टू योर होम कंट्री मतलब आपने कोई ऐसा प्रूफ देना है जिससे एम्बेसी को ये विश्वास हो जाए कि आप इंडिया वापस आओगे या आप अपने घर वापस आओगे। अब ऐसा कोई प्रूफ तो होता नहीं है, लेकिन ये चीज़ आप कवर लेटर में एक हेडिंग बना के अच्छे से डाल सकते हो और उसके साथ आप फोटो अटैच कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये चीज़ मैं कैसे बनाता हूँ, मैं ये हेडिंग दे के उसके बाद मैं लिखता हूँ कि सबसे बड़ा चीज़ है मेरा बिजनेस है, जिसके चलते मैं ये इतना बड़ा लॉस नहीं ले पाऊँगा, और मेरा बिजनेस है जहाँ से मैं इतनी अर्निंग कर रहा हूँ। सेकेंडली मेरी वाइफ है, मेरा बच्चा है या मेरी माँ बाप है, मेरी फैमिली है। आप चाहें तो अपनी एक फैमिली की फ़ोटो भी कवर लेटर में अटैच कर सकते हैं। इसको बोलते हैं भाई प्रूफ ऑफ टाइज टू योर होम कंट्री। अब डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है वो देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स डिमोन्स्ट्रेटिंग योर स्ट्रॉन्ग टाइज टू योर होम कंट्री सच एज एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन, प्रॉपर्टी ऑनरशिप और फैमिली कमिटमेंट। आ गई ना बात। आप अपने ऑनरशिप का प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, आप अपनी चाहें तो फैमिली की डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, आप चाहें तो एम्बेसी को ये लिख के बता सकते हैं कि आपकी बेटी, आपका बेटा, आपकी वाइफ जिनके बिना आप नहीं रह सकते, सिर्फ आप अपना घूमने जा रहे हो, आपके माता पिता बूढ़े हैं, उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, उनका मेरे सिवा कोई नहीं है, मेरी फैमिली मेरे बिना सर्वाइव नहीं कर पाएगी, मेरी फैमिली का मैं ही बैकबोन हूँ। मतलब ये जो चीज़ें हैं आप लगा सकते हो। इसके साथ साथ आप अपनी जॉब, आप अपने बिजनेस के पेपर भी लगा सकते हो। ठीक है भाइयों। नंबर 9 है ट्रैवल इंश्योरेंस। भाई ट्रैवल इंश्योरेंस आप लोग जरूर लगाया करो। 800, 900, 1000 रुपये की बात है भाई। कुछ लोग ये गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि हम ट्रैवल इंश्योरेंस वीज़ा आने के बाद लगाएंगे। कुछ कहेंगे हम ना फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग वीज़ा आने के बाद लगाएंगे। भाई अगर आप सारी चीज़ें वीज़ा आने के बाद लगाओगे तो फिर एम्बेसी ये सोचेगी कि भैया फिर तो ये चीज़ें भी क्यों दे दी आपने, ये भी वीज़ा आने के बाद दे देते। मैं किसी से बहस नहीं करता हूँ जो मुझे बोलता है ना कि हमने फ्लाइट टिकट नहीं लगानी या हमने इंश्योरेंस नहीं लगाना। देखो भाई, इंश्योरेंस एम्बेसी इसलिए मांगती है क्योंकि कल को आप किसी कंट्री में घूमने गए, भगवान न करे उस कंट्री में आपके साथ कोई हादसा हो जाए, तो वहाँ की गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि आप उस कंट्री पर बोझ बनो। ठीक है, मेरी बात समझने की कोशिश करना। हमारे भी इधर एक लड़का घूमने गया था अमेरिका में, तो भाई हालांकि बाद में वो लड़के की बॉडी जो लाए, भाई अब यहाँ पर मैं वो बात नहीं करूँगा, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो बहुत खर्चा लग गया था भाई। ठीक है, तो भाई इंश्योरेंस ज़रूरी है। चाहे छोटी मोटी कोई चीज़ हो जाए, हादसा हो जाए, आपका फ़ोन गुम जाए, बैग गुम जाए, आपका पासपोर्ट चोरी हो जाए, ठीक है, पैसे चोरी हो जाए, कोई भी हादसा हो सकता है, तो इंश्योरेंस आप लोग ज़रूर कवर करो साथ में। ठीक है, तो एविडेंस ऑफ ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस कवरिंग मेडिकल एक्सपेंस एंड रिपेट्रेशन इन केस ऑफ एमरजेंसी ड्यूरिंग यू स्टे योर ऑस्ट्रेलिया। तो आ गई ना बात भाई। और नंबर 10 है करेक्टर डॉक्यूमेंट, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये होती है PCC, ये वर्क परमिट में काम आती है, यहाँ काम नहीं आती है। तो नंबर 11 है एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आप कुछ भी डाल सकते हो, जो भी चीज़ें बची हैं वो सारी आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में डाल दो। अपनी फैमिली डाल दो, आपके पास प्रॉपर्टी वैल्यूएशन है वो भी डाल दो, आप अपनी होटल बुकिंग डाल दो, सारी चीज़ें आप इसके अंदर डाल सकते हो। आप चाहें तो अगर आपका कोई दोस्त रहता है, उसने आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड कराई है, तो सारी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हो। ठीक है, आप लोग देख लो, इन्होंने लिखा भी है एजुकेशन वेरिफिकेशन लेटर, एम्प्लॉयमेंट इन्विटेशन सच एज लेटर ऑफ, सारी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हो जो बची खुची हैं। तो ठीक है भाई, आज का वीडियो इतना ही। वीडियो मुझे पता है बहुत लंबा हो गया है, पहले ही कितने मिनट का हो गया है देख लेते हैं भाई। 31 मिनट का वीडियो बन चुका है, आधा घंटा। तो भाई इस वक्त टाइम हो रहा है 2:40। आप लोग देख लो यार, मैं इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, अजी रात के 3 बज गए हैं, तो मैं अभी तक आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है भाई यार। ठीक है,
और भाई अगर किसी को मेरे से बात करनी है, ये मेरा QR कोड है, आप लोग देख सकते हो, इधर भी है, इधर भी, इधर फ़ोनपे का है, इधर गूगल पे का है। आप लोग इसके अंदर 200 रुपये डालकर और इस नंबर पे आप लोग स्क्रीनशॉट भेज देना, और इस पर जो भी लड़का होगा वो आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, उसी टाइम को आपने कॉल करना है। तो ठीक है भाइयों, मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।